Bohr's atomic model. Bohr's atomic model is based on some postulates. Atomic model. बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक्स थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के ड्रॉबैक्स हम लोग जानते हैं। रदरफोर्ड ने ये कहा था कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अभी मैक्सवेल की क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लॉस करेगा और ये एनर्जी लॉस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के सेपरेशन को डिक्रीज करेगा। जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का सेपरेशन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी डिस्टेंस को डिक्रीज करते 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 फाइनली न्यूक्लियस में जंप कर जाएगा। इससे एटम की एग्जिस्टेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये मेन ड्रॉबैक था। और सेकंड ड्रॉबैक क्या था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अभी देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थे उसको नील्स बोहर ने रिमूव किया था और उस जो नया मॉडल नील्स बोहर ने दिया था वो नया मॉडल कुछ पोस्टुलेट पर बेस्ड था और उन पोस्टुलेट को हम लोग देख लेते हैं। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन सम पोस्टुलेट। बोहर्स एटॉमिक मॉडल was based on some postulate. These postulates are known as Bohr's atomic model. These postulates are known as Bohr's atomic model. Bohr's atomic model. These are, पहला पोस्टुलेट क्या है, बोहर ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह रिवॉल्व नहीं करता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो सर्टेन सर्कुलर पाथ में करेगा। इन सर्कुलर पाथ को हम बोलेंगे सेल या फिर ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल है और फर्स्ट सेल को n इक्वल टू 1, ये सेकंड सेल है n इक्वल टू 2, ये थर्ड सेल है n इक्वल टू 3, ये फोर्थ सेल है n इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। ये n इक्वल टू n nth सेल है। अकॉर्डिंग टू बोहर, electrons revolve around nucleus. Electrons revolve around nucleus in certain circular path. Paths. These paths are known as
are known as सेल और ऑर्बिट। इन पाथ को हम सेल या फिर ऑर्बिट बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह मूव नहीं करेगा, यहां पर मूव नहीं करेगा, कुछ सर्टन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और इन सर्टन पाथ को हम बोलते हैं सेल या फिर ऑर्बिट। फर्स्ट पॉसिबल पाथ को हम फर्स्ट सेल बोलते हैं या के सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल इज नोन एज के सेल। फर्स्ट सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल क्या हुआ? पहला पॉसिबल सर्कुलर पाथ इज नोन एज n is equal to 1 known as K cell। K cell इसका नाम है K cell, इसको हम लोग K cell भी बोलते हैं। L cell, M cell, N cell and so on। तो फर्स्ट सेल को के सेल, सेकेंड सेल को हम लोग बोलेंगे सेकेंड सेल इज नोन एज n is equal to 2 n सेल। थर्ड सेल को is known as n is equal to 3 m cell and so on। ठीक है ना? n is equal to 4 को हम बोलेंगे n cell and so on। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड हर जगह रिवॉल्व नहीं करेगा। सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेल में रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके सारे फोर्सेस बैलेंस होते हैं। ठीक है? Second postulate, revolving electron in cell does not lose its energy because all forces are balanced। Revolving electron in cell, electron in cell does not lose its energy because all forces are balanced। सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड जो सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये nth सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले सारे फोर्सेस बैलेंस है। इस इलेक्ट्रॉन पर बाहर की ओर जो लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा Fc। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये फोर्स होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v² बाई Rn। Rn क्या है? Rn है इसकी रेडियस। ठीक है?
जब कोई पार्टिकल किसी r रेडियस के पाथ पर सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें रेडियली आउटवर्ड एक फोर्स लगता है जो कि डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²r होता है। यहां पर मास है इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी v²/rn। rn क्या है? रेडियस ऑफ nth सेल। ये हमने nth सेल कंसीडर की है, ये आपकी nth सेल है, nth सेल, ठीक है। अभी ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करेगा न्यूक्लियस से लगने वाला कूलॉम फोर्स। तो ये अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा कूलॉम फोर्स, वो है F इलेक्ट्रोस्टैटिक, Fe, ठीक है ना। अब देखिए Fe क्या है? Fe है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स due to charges of nucleus and electron। तो ये Fe कितना होगा? Fe = 1/4πε0। अगर यहां पर इसका एटॉमिक नंबर Z है तो इस पर चार्ज कितना होगा? Ze। Z क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये मान लीजिए आपका जो एटम है वो Zm, ये हमारा एटम है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यहां पर Z प्रोटॉन प्रेजेंट है और एक प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? E के बराबर होता है। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो होगा -e, यानी कि -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जो चार्ज प्रोटॉन पर होगा, चार्ज ऑन प्रोटॉन, जो प्रोटॉन पर चार्ज होगा वो होगा +e के बराबर, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है पर साइन अपोजिट होता है। तो यहाँ पर हमारे Z प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन पर +e चार्ज है, टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस कितना होगा? +Ze होगा। अभी ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा -e। तो अभी अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? Ze, एक चार्ज पार्टिकल का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन Rn²। यहां पर ध्यान दें कि हमने चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिया, ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है। साइन से केवल हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिव टाइप के होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगेगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स न्यूक्लियस लगेगा, रेडियली इनवर्ड लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे न्यूक्लियस लगेगा, रेडियली आउटवर्ड लगेगा। ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे। चूंकि फोर्सेस आपस में बैलेंस होंगे, नेट फोर्स 0 होगा, इसलिए वर्क डन 0 होगा और कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगी। एनर्जी लॉस वहां पर ही होगी जहां पर ये फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे। और जितने भी सर्कुलर पाथ हैं जिनको हम सेल या ऑर्बिट बोल रहे हैं, उन सारे सर्कुलर पाथ में टोटल फोर्सेस बैलेंस होंगे, नेट फोर्स 0 होगा, जिसकी वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा मोशन के दौरान और एनर्जी लॉस 0 होगी। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe का मैग्नीट्यूड और
जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर होंगे, किसमें? सेल में, इन सेल। किस हर सेल में ये काम होगा, सेल में टोटल फोर्सेस बैलेंस होंगे, और सेल के अलावा जो और जगह है वहां पर ये फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगे, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन केवल और केवल सेल के पाथ पर ही रिवॉल्व करता है विदाउट लूजिंग इट्स एनर्जी। तो यहां पर ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² बाई RN स्क्वायर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन V² बाई RN। ये हमारा इक्वेशन फॉलो होगा सेल में ड्यूरिंग मोशन इन सेल। जब सेल में मोशन हो रहा है, मोशन इन सेल, जब सेल में मोशन होगा तो ये इक्वेशन फॉलो होगी। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट में सेल में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस नहीं करेगा क्योंकि सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। थर्ड पोस्टुलेट है, जब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सेल में रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2π का परफेक्ट मल्टीपल होता है। मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in cell is perfect multiple of h/2π। देखिए, जब न्यूक्लियस के अराउंड सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो रिवॉल्व करते समय क्या है कि जो इसका एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम ये होगा लीनियर मोमेंटम इनटू r, जहां पर r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ये n=1 है, ठीक है ना, ये n=2 है, n=3 है, और ये n=n है। तो एंगुलर मोमेंटम, फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट सेल, मोमेंटम इन फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, फर्स्ट सेल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इन फर्स्ट सेल इनटू r1, जहां पर v1 क्या है, v1 है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, r1 है रेडियस ऑफ फर्स्ट सेल। ये एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v1 r1 इज इक्वल टू h/2π। ये फर्स्ट सेल का है। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड सेल, एंगुलर मोमेंटम इन सेकंड सेल, इन सेकंड सेल, सेकंड सेल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा mev2r2, और ये हो जाएगा
2h/2 मतलब सेकेंड सेल में 2h/2 और ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड सेल, रेडियस ऑफ सेकेंड सेल। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसी तरह से सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इन थर्ड सेल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड सेल 3 times h/2 अगर हम ns सेल में देखेंगे एंगुलर मोमेंटम इन ns सेल, एंगुलर मोमेंटम इन ns सेल इन nth सेल, अगर हम nth सेल में देखेंगे तो nth सेल में जो एंगुलर मोमेंटम है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी इन nth सेल Rn is equal to nh/2 मतलब nth सेल में जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो n into h/2 होगा। एंगुलर मोमेंटम h/2 का परफेक्ट मल्टीपल है। फर्स्ट सेल में 1 टाइम, सेकंड सेल में 2 टाइम, थर्ड सेल में 3 टाइम्स और nth सेल में n टाइम। तो यहां पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अगर इलेक्ट्रॉन vn वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसकी रेडियस है rn, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Vn Rn is equal to nh/2। ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट है। बोर ने कहा था कि जब सेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का परफेक्ट मल्टीपल होगा। फर्स्ट सेल में 1 टाइम, सेकंड सेल में 2 टाइम्स, थर्ड सेल में 3 टाइम्स और nth सेल में n टाइम्स। मतलब h/2 का परफेक्ट मल्टीपल है n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट था। अब हम लोग फोर्थ पोस्टुलेट देख लेते हैं। फोर्थ पोस्टुलेट में बोर ने कहा था कि भाई न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है और इन पाथ पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग होती है। ये N, इसके पहले ये है, ये N1 है और ये है N2। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का सेल बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है ना? मतलब यहां पर हम लोग देखें तो फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, उससे ज्यादा एनर्जी है सेकंड सेल में, उससे ज्यादा एनर्जी है थर्ड सेल में, उससे ज्यादा एनर्जी है N1 सेल में और फिर उससे ज्यादा एनर्जी है N2 सेल में। N2 इज ग्रेटर देन N1। ये है ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। डिफरेंट सेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उसका ऑर्डर है। तो बोहर ने ये कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस सेल में है तो इस सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन है, जब आप इसे एनर्जी दे देंगे तो ये पहुंच जाएगा अपने हायर एनर्जी लेवल में। आपने यहां पर कितनी एनर्जी दी है? डेल्टा E जो है E4 माइनस E1 इतनी एनर्जी दी है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे तो वो अपने हायर
एनर्जी सेल में पहुंच जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे तो एनर्जी ऑफ सेल इंक्रीज होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। तो when we give energy to an electron, when we give energy to an electron, energy to an electron, then electron goes to higher energy cell, higher energy cell. After 10 to the power minus 8 second, 10 to the power minus 8 second, it starts come back initial cell, देखिए जब आपने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी तो एनर्जी आप कैसे देंगे, फोटॉन के फॉर्म में देंगे, एच न्यू। इस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, फोर्थ सेल में चला गया। तो आपने कितनी एनर्जी दी होगी, फोर्थ सेल की एनर्जी जाता है E4 माइनस E1, E4 माइनस E1 के बराबर हमने एनर्जी दी होगी। तो ये फोर्थ सेल में गया तो ये वहीं पर नहीं रहेगा, वहां पर कितनी देर के लिए रहेगा, 10 टू दी पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए, 10 टू दी पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए वहां पर रुकेगा। ठीक है, इसके बाद वो वापस आना स्टार्ट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा होगा तो वापस आना स्टार्ट कर देगा। ये डायरेक्ट जंप करेगा इस बात की गारंटी नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वापस आने की एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि 4 से सेकंड में डायरेक्ट जंप कर जाए, 4 से ये क्या है, n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4, तो 4 से सेकंड में डायरेक्ट जंप कर जाए, 4 से सेकंड में डायरेक्ट जंप कर जाए। ये क्या है, 1 2 3 4, ये 4 सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये हम 4 सेल बता, सॉरी ये हमने कहां पर गया है, 5 पर गया है, 5 पर। ये n इज इक्वल टू क्या है, n इज इक्वल टू 4 और ये n इज इक्वल टू 5 है, n इज इक्वल टू 5 पर गया है। तो यहां पर ये 5 होगी, 5 पर गया ना, 1 देखिए 1 2 3 4 5, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 5 पर गया है, 2 से 5 पर गया है। ये 1 है, 2 3 4 5, 2 से 5 पर गया है। तो जब ये 2 से 5 पर गया है तो हो क्या रहा है कि ये 2 से ये 5 से 2 पर डायरेक्ट जंप कर जाए। जब ये डायरेक्ट जंप करेगा तो क्या होगा, जितनी एनर्जी इसने ली होगी उतनी ही एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन ये इसकी मर्जी है, हो सकता है ये क्या करे, यहां से इस पर जंप करे, 5 से 4 पर जंप करे और 4 से इस पर जंप करे, ये भी हो सकता है। जब ये यहां पर रुकेगा तो यहां पर फिर से ये 10 टू दी पावर माइनस 8 सेकेंड के लिए ही रुकेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये 5 से थर्ड में जंप करे और फिर इसके बाद यहां जंप करे। मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो सेकेंड से 5 पर डायरेक्ट है, लेकिन जब वापस आया है 5 से तो ये उसकी मर्जी है कि 5 से डायरेक्ट सेकंड पे जंप करे या 5 से पहले आए 4 में आए और 4 से सेकंड पर जंप करे, या 5 से पहले 3 में आए 3 से जंप करे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन जब भी किसी सेल में इलेक्ट्रॉन रुकेगा तो 10 टू दी पावर माइनस 8 सेकंड तक रुकेगा, और जहां पर रुकेगा
उसके एनर्जी डिफरेंस को, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी के सेल में आ रहा है, तो जब वो रुकेगा तो जो एनर्जी में डिफरेंस होगा उसका एनर्जी का फोटोन इमिट कर देगा। मतलब जब यहां पर रुकेगा तो जो इमिटेड फोटोन होगा वो कितना होगा, डेल्टा ई जो होगा एच न्यू, वो कितना होगा E5 माइनस E2 के बराबर। बात समझिए, जब हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में आएगा तो जिस सेल पर आएगा उसके एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन निकाल के रेडिएट कर देगा, ठीक है ना। जब वो लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल में गया था तो उसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया था, फोटोन की एनर्जी को लेके वो कम एनर्जी वाली सेल से ज्यादा एनर्जी वाली सेल में जंप किया था। लेकिन जब ज्यादा एनर्जी वाली सेल से कम एनर्जी वाली सेल में आएगा तो एनर्जी की जो कमी होगी, भाई उसके पास मान लीजिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है और वो आया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली सेल में, तो वो जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली सेल में आएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसकी कम होगी। तो वो एनर्जी कम कैसे होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकाल के रेडिएट कर देगा, ठीक है ना। तो जब हायर एनर्जी सेल से लोअर एनर्जी सेल में आएगा तो क्या करेगा, डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन रेडिएट करेगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी to lower energy cell, then it radiates a photon of energy difference। एनर्जी डिफरेंस का फोटोन इमिट कर देगा। मतलब इफ इलेक्ट्रॉन jumps from fifth cell to second cell, then energy of radiate photon कितनी होगी भाई, डेल्टा ई इज इक्वल टू E5 माइनस E2। तो जो फोटोन रेडिएट होगा उसकी एनर्जी E5 माइनस E2 होगी जब वो फिफ्थ सेल से सेकंड सेल में जंप करेगा। ये बोहर के पोस्टुलेट्स थे, इन्हीं पोस्टुलेट्स को हम बोहर एटॉमिक मॉडल बोलते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल के यूज से कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे, जैसे रेडियस ऑफ NS सेल और एनर्जी ऑफ NS सेल। इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।